हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज देख रहे हैं पोली हेलोजन कंपाउंड्स। तो पोली हेलोजन कंपाउंड्स तो देख चुके हम। थर्ड वन इज द ट्राई आयोडोमीथेन CHI3। तो ट्राई आयोडोमीथेन इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक। हम उसको एज ए एंटीसेप्टिक यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ द फ्री आयोडीन। तो आयोडोफॉर्म है, सॉरी आयोडोमीथेन है, ट्राई आयोडोमीथेन। इनमें से आयोडीन लिबरेट होता है, I2 रिलीज होता है। देयरफॉर ट्राई आयोडोमीथेन इज यूज एज ए एंटीसेप्टिक। तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक SQ MCQ के लिए कि ट्राई आयोडोमीथेन हम एज ए एंटीसेप्टिक क्यों यूज कर रहे हैं? तो ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ द फ्री आयोडीन। लेकिन ये ना उसकी बहुत unpleasant smell है, but due to its unpleasant smell it has been replaced by other formulations containing iodine। लेकिन ये जो ट्राई आयोडोमीथेन है वो ट्राई आयोडोमीथेन की स्मेल बहुत अनप्लेजेंट है, इसीलिए हम ट्राई आयोडोमीथेन अब यूज नहीं करते हैं। इनके बदले में अब हम आयोडीन कंटेनिंग अदर कंपाउंड यूज कर लेते हैं। ट्राई आयोडोमीथेन इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन ये पॉइंट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। हम फार्मास्यूटिकल में हम इसको यूज कर सकते हैं, करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हम टेट्राक्लोरोमीथेन। चार है तो टेट्राक्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन, तो हम बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको ये रिएक्शन ही देखिए, क्लोरोफॉर्म का क्लोरिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन Cl एंटर हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, एक Cl अंदर एंटर हो गया, तो CCl4, एक H और एक Cl क्या बना देंगे? HCl। चलो समझ में आ रहा है ना? ये रिएक्शन में क्या देखो, हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl, तो एक H के बदले में आ गया Cl, तो CCl4, एक H और एक रिमेनिंग एक Cl क्या बना दिया? HCl। ओके, हम देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो एक्सपोजर टू CCl4 कॉज लीवर कैंसर इन ह्यूमंस। तो उसके यदि हम उसके CCl4 के कांटेक्ट में आते हैं, हाँ, तो लीवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं। द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ CCl4 आर डिजीनेस, चक्कर आ जाते हैं, लाइट हेडनेस, नोजिया एंड वॉमिटिंग विच कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल। हमारे नर्वस सेल को भी परमानेंट डिस्टर्बेंस कर सकता है। इन सीवर केसेस दिस इफेक्ट्स कैन लीड टू कोमा। उसकी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने से कोमा होता है, मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं और इवन डेथ हो जाती है। एक्सपोजर ऑफ CCl4 वेपर्स कैन मेक हार्ट बीट इरेगुलर और इवन कैन स्टॉप इट। तो CCl4 के वेपर के कांटेक्ट में आने से ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट बीट होती है ना, वो इरेगुलर हो जाती है या बंद हो जाती है। बंद हो जाती है मतलब क्या होता है, मानस जो आदमी वो मर गया। When brought in contact with ice, यदि वो आइस के कांटेक्ट में आता है तो इट मे कॉज इरिटेशन इन आइस, आइस में इरिटेशन होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑल्सो हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। When it is released in air, जब CCl4 एयर में चला जाता है तो इट राइज इन द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में चला जाएगा एंड डिप्लीट्स द ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है ना, वो ओजोन लेयर में प्रॉब्लम करेगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो जाएगा। ओके, तो याद रखना CCl4 यदि से क्या होता है, लीवर कैंसर इन ह्यूमंस, डिजीनेस, लाइट हेडनेस, नोसिया, वॉमिटिंग विच कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू द नर्वस सेल। यदि सीवर केसेस, इन सीवर केसेस इफेक्ट लीड टू द कोमा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा, इवन डेथ। हार्ट बीट होगी वो इरेगुलर हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगा, मतलब मर जाएंगे। आइस के कांटेक्ट में होंगे तो इरिटेशन इन आइस, यदि एयर में चला जाएगा तो एटमोस्फियर में जाएगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन टेक प्लेस।
ओजोन का डिप्लीशन होने से क्या होगा? तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इंक्रीज द ह्यूमन एक्सपोजर टू यूवी रेज। तो ह्यूमन यूवी रेज के कांटेक्ट में आ गया, विच लीड टू द स्किन कैंसर। तो स्किन कैंसर हो जाएगी, आई डिसीज होगी, एंड डिसऑर्डर एंड पॉसिबल डिस्टर्बेंस ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इंक्रीजेस द ह्यूमन एक्सपोजर टू यूवी रेज। यदि ओजोन लेयर में डिप्लीशन होगा तो हमारे जो है ना वो हम यूवी रेज के कांटेक्ट में आ जाएंगे, यूवी रेज की इफेक्ट होगी हमारी बॉडी पे, तो क्या होगा? स्किन कैंसर हो जाएगा, आई डिसीज हो जाएगी, डिसऑर्डर एंड पॉसिबल डिसरप्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होगी। कार्बन टेट्राक्लोराइड हम कहाँ पे यूज करते हैं? तो इन लार्ज क्वांटिटीज। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इन लार्ज क्वांटिटी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेटर में हम यूज करते हैं, एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल कैंस। प्रोपेलेंट में बात की थी ना, वो प्रोपेलेंट एज ए प्रोपेलेंट यूज कर रहे हैं फॉर एरोसोल कैंस बनाने के लिए। एरोसोल क्या है वो हम पढ़ेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन में। एज ए फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में एज ए रॉ मटेरियल हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करेंगे। तो एज ए फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन एंड अदर केमिकल्स, एज ए क्लीनिंग फ्लूइड, डिग्रेसिंग एजेंट। जो ग्रीस होता है ना, वो ग्रीस के जो स्पॉट हो जाते हैं वो स्पॉट को रिमूव करने के लिए एज ए डिग्रेसिंग एजेंट हम यूज करते हैं। और ग्रीस मतलब ग्रीस या ऑयल का स्पॉट होगा उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड इज एज ए यूज एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये आपको याद कर लेना है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट फ्रियोन्स। फ्रियोन क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियोन्स। देखो, मीथेन है CH4, इथेन है C2H6। ये मीथेन है और ये इथेन है। तो मीथेन और इथेन में हाइड्रोजन का हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं बाय क्लोरीन, बाय फ्लोरीन। इसका सबने क्लोरीन और फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूशन करने से क्या बन जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियोन्स। जो फ्रियोन्स होते हैं ना वो एक्सट्रीमली स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, अनरिएक्टिव है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अनरिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं करता है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है, टॉक्सिक नहीं है, कोरोजन भी नहीं करेगा, एंड इजीली लिक्विफेबल गैसेस, इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे है? तो एक्सट्रीमली स्टेबल है, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव है, एंड इजीली लिक्विफेबल गैसेस है, इजीली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे फ्रियोन है, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रियोन 12। मीथेन में 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए बाय Cl, 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए बाय फ्लोरीन। तो CCl2F2 इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रियोन्स इन इंडस्ट्रियल यूज। तो बहुत सारे फ्रियोन है, इनमें से फ्रियोन 12 CCl2F2 is one of the most common फ्रियोन in industrial use। ये फ्रियोन 12 किस तरह मैन्युफैक्चर होगा? तो इट इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम CCl4 बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो देखो ये रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, लेकिन टेक्स्ट बुक में आपको ये लिखा हुआ है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्वार्ट्ज रिएक्शन से फ्रियोन 12 प्रोड्यूस होते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड स्वार्ट्ज रिएक्शन है ना, याद है ना, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लोरोअल्केन कैरिड आउट विद मेटालिक फ्लोराइड। तो मेटालिक फ्लोराइड कौन से लेते हैं? एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो फ्रियोन 12 CCl2F2 बनता है। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। अब रिएक्शन में देखो क्या होता है, CCl4 में से क्या बनता है? बोलो CCl2F2। तो यहां पे F आएगा और यहां पे कौन चला जाएगा? Cl, तो SbCl3। हेलो, समझ में आ गया? यहां पे आ गया F और यहां पे चला गया Cl। अब बैलेंस करते देखो, यहां पे देखो F कितने हैं? 3, यहां पे F कितने हैं? 2,
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो अब तो बैलेंस हो गया। अब एंटीमनी बैलेंस करो, 2 है, 1 है, 2 हो गए। अब Cl बैलेंस कर लो, यहाँ पे Cl कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, 6 प्लस 6 12, यहाँ पे 4 है 3। देखो कार्बन बैलेंस हो गए। तो देखो चलो फ्रियोन क्या है, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियोन्स। फ्रियोन कैसा है बोलो, एक्सट्रीमली स्टेबल है, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है एंड इजीली लिक्विडिफाइबल गैसेस है। बहुत सारे फ्रियोन, इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है, फ्रियोन 12, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CCl4 बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। तो फ्रियोन 12 इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम CCl4 बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। यूजेस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज क्या है, तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज एज अ रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनिंग। तो हम एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं। दीज आर यूज एज प्रोपेलेंट फॉर एरोसॉल, हम यूज करते हैं एज प्रोपेलेंट फॉर एरोसॉल एंड फोम्स टू स्प्रे आउट, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, फोम्स टू स्प्रे आउट डिओड्रेंट, क्लींसर्स, शेविंग क्रीम, हेयर स्प्रेस एंड इंसेक्टिसाइड्स में भी हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, देखो इन स्ट्रेटोस्फीयर, जब ये एयर में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वहां पे स्ट्रेटोस्फीयर में जब पहुंच जाएगा, तब फ्रियोन इज एबल टू इनिशिएट चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन हो जाएगी एंड दैट कैन रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। यदि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल समझो, 1 मोल मॉलिक्यूल यदि स्ट्रेटोस्फीयर में चला गया और चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, तो 1 मोल ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिएक्ट विद द 1 लाख मोल ऑफ ओजोन। मतलब एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, 1 मोल क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के 1 लाख मोल ओजोन के का डिप्लीशन करेंगे, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, फिर होल हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो वहां से फिर यूवी लाइट आ जाएगी। तो सिंस फ्रियोन हैज बीन फाउंड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन में बहुत सारे फैक्टर है, इनमें से एक कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देयरफॉर they are being replaced by the other harmless compounds in many countries। तो बहुत सारे कंपाउंड में अब क्या करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बदले में दूसरे कंपाउंड यूज करना स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यूजेस देख दो, क्लोरोकार्बन यूज एज ए रेफ्रिजरेंट्स इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशंस, इट इज यूज फॉर प्रोपेलेंट फॉर एरोसॉल, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, और ये स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाएगा तो एबल टू इनिशिएट द चेन रिएक्शन दैट कैन रिजल्ट इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो याद रखना, एक मॉलिक्यूल, एक मोल बोलो तो 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल बोलना है तो 1 मॉलिक्यूल बोलो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोकार्बन कैन डिप्लेट 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो ओजोन का डिप्लीशन में मोस्ट रिस्पॉन्सिबल क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसीलिए हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करके एक हार्मलेस कंपाउंड मेनी कंट्रीज में हम यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीहेलोजन कंपाउंड अब देखते हैं, DDT। तो DDT का पूरा नाम याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये आपको याद रखना है। तो DDT का फुल नेम क्या है, बेसिक नाम पैरा पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और उसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है। स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे देख लो, इथेन में 2 कार्बन है, 1 और 1 2 कार्बन। इथेन से समझ में आ गया 2 कार्बन है, पैरा और पैरा पोजीशन में डाइक्लोरो डाइफिनाइल, तो देखो एक कार्बन से एक पैरा पोजीशन और दूसरी ए पैरा पोजीशन है कार्बन के विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन, एक पैरा पोजीशन ए, इसमें Cl, दूसरी भी पैरा पोजीशन है, उसको हम बोलते हैं पैराडाइस, इसमें भी Cl। देखो पैरा पैराडाइस डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ओके, ट्राइक्लोरो 3 Cl, तो यहाँ पे एक कार्बन पे तो पॉसिबल नहीं है, तो एक कार्बन पे ले लेंगे,
1 2 3, ट्राइक्लोरो इथेन मतलब 2 कार्बन। अब अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पुट हाइड्रोजन, देखो एक कार्बन की तो 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 और ये 4। एक कार्बन की 1 2 और 3 हुई, रिमेनिंग 1 हम हाइड्रोजन से लिख देंगे। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखो तब भी चलेगा। तो है डीडीटी। तो डीडीटी का स्ट्रक्चर और नाम याद रख लेना, क्या है, पैरा पैराडाइस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी। डीडीटी इज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स। तो एक ऐसा क्लोरीनेटेड सबसे पहला इंसेक्टिसाइड है जो क्लोरीनेटेड है, मतलब जिसमें क्लोरीन है। तो डीडीटी इज द फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स, वाज ओरिजिनली प्रिपेयर्ड इन 1873। तो 1873 में बना, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी है एज ए इंसेक्टिसाइड्स, ऐसा पॉल मिलर ने बताया। देयरफॉर पॉल मुलर was awarded the Nobel Prize in the Medicine and Physiology in 1948 for this discovery। तो पॉल मुलर ने को इसके लिए 1948 में नोबेल प्राइज से अवार्ड दिया था उसको, नोबेल प्राइज का। ओके, डीडीटी क्या है? इट इज अ व्हाइट पाउडर, याद रखना, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑयल। तो डीडीटी है वो वाटर में इनसॉल्युबल है बट सॉल्युबल इन ऑयल। तो ये आपको याद रखना, डीडीटी में क्या याद रखना है, उसका नाम क्या है, पैरा पैराडाइस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, और उसका स्ट्रक्चर किसने डिस्कवर किया था, पॉल मुलर ने। okay, अब देखते हैं उसके यूजेस और इफेक्ट। तो देखते हैं यूजेस। डीडीटी इज ए चीप बट पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स है। तो डीडीटी चीप है लेकिन पावरफुल इंसेक्टिसाइड्स है। इट इज पॉपुलरली वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट एनोफिल्स मॉस्किटोज कॉजेस मलेरिया। तो जो मॉस्किटो मलेरिया को स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है, वैसे एट मॉस्किटोज के लिए वो इफेक्टिव है। एंड लाइज विच कैरी टाइफस, टाइफस एक वन टाइप ऑफ फीवर है, उसके जो कैरी करते हैं ना जो लाइस, इसके लिए वो बहुत इफेक्टिव है। तो याद रखना, इट इज पॉपुलरली वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द मॉस्किटोज एंड लाइस। ओके, मॉस्किटो ऐसा है कि विच कैरीज मलेरिया एंड लाइस विच कैरी टाइफस। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मलेरिया और टाइफस के लिए, इसलिए बहुत यूज होता था। तो देखो उसकी इफेक्ट देते हैं। तो डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो डीडीटी है ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा एटमॉस्फेयर में। एंड एक्सट्रीमली स्टेबल कंपाउंड, बहुत स्टेबल है। यदि वो पानी में चला जाएगा तो विच एक्ट एज वाटर पॉल्यूटेंट, और वाटर में चला जाएगा, वाटर का पॉल्यूशन होगा एंड किल्स एक्वेटिक एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना उसको मार डालता है। एंड दस इम्बैलेंसिंग इन द वाटर इकोसिस्टम, तो वाटर इकोसिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो डीडीटी कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एक्सट्रीमली स्टेबल कंपाउंड है, वाटर पॉल्यूटेंट है, वाटर में चला जाएगा तो वाटर की जो एक्वेटिक एनिमल्स है उसको किल कर देता है, एंड देयरफॉर इम्बैलेंसिंग द वाटर इकोसिस्टम। व्हेन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फीड ऑन डेड फिश किल्ड बाय डीडीटी, तो डीडीटी से जो फिश जो मर गई है, यदि वो फिश दूसरा कोई एनिमल खा ले इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो उनमें भी डीडीटी चला जाएगा। इट एंटर्स इन देयर फूड चेन, तो इस तरह डीडीटी एज ए फूड सब में एनिमल्स में आ जाती है। तो देखो डीडीटी गेट्स स्टोर्ड इन फैट टिश्यूज ऑफ एनिमल, याद रख। तो डीडीटी है ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ह्यूमन में वो कहाँ में, एनिमल में कहाँ पे स्टोर होगी, इन फैट टिश्यूज। तो डीडीटी गेट्स स्टोर्ड इन फैट टिश्यू ऑफ एनिमल, एनिमल के फैट टिश्यू में स्टोर होती रहती है, एंड इंक्रीज इन अमाउंट ओवर टाइम। जैसे अब देखो मेरे फैट टिश्यू में यदि डीडीटी का स्टोर होने लगा तो धीरे धीरे डीडीटी का स्टोरेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिसर्च हैव शोन दैट सच डिपोजिशन इन लॉन्ग रन
मे कस कैंसर एंड अदर हार्मफुल डिसीज। यदि मेरे फैट टिश्यू में धीरे धीरे डीडीटी का स्टोरेज होता रहेगा तो लॉन्ग टाइम में कैंसर हो जाएगा। देयरफॉर डीडीटी हैज बीन बैन इन मैनी कंट्रीज। तो जो यूनाइटेड नेशंस है ना, उसने डीडीटी पे बैन लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी बट इट इज स्टिल इन यूज। क्यों यूज हो रहा है? इज अ मैजिकल इफेक्ट ऑन कंट्रोलिंग डिसीज। तो डिसीज कंट्रोल के लिए इसकी बहुत मैजिकल इफेक्ट होती है इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। तो अभी भी हम उसको यूज कर रहे हैं। तो देखो, बैन किया हुआ है यूनाइटेड नेशंस ने, फिर भी हम यूज कर रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू इट्स मैजिकल इफेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग डिसीज। डिसीज कंट्रोल करने की उसके मैजिकल इफेक्ट के वजह से हम आज भी कई डेवलपिंग कंट्री में डीडीटी यूज करते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पोलो हैलोजन कंपाउंड के साथ। तो आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो देख लेना, एक्सरसाइज होगा वो देख लेना, और इसमें जो डाउट है वो मुझको भेज देना, तो मैं डाउट सॉल्विंग सेशन में वो ले लूँगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।